स्पोर्ट्स की दुनिया में एक मशहूर टर्म है जिसे यूनिकॉर्न कहती है। यह टर्म पर्टिकुलरली अमेरिकन बास्केटबॉल लीग में ज़्यादातर यूज़ होती है एनबीए में। और वैसे भी अगर यूनिकॉर्न का मतलब देखा जाए, लिटरल मीनिंग देखे जाए तो ये एक मिथिकल क्रिएचर के बारे में है। एक ऐसे अफसानवी एनिमल के बारे में है जिसके 4 हेड्स हॉर्न स्टार्ट होता है। उसका एक सीख जो है वो माथे के करीब से होता है। उसकी जो लेग्स होती हैं वो हरन की तरह होती हैं, डीर की तरह। और उसकी जो बीर होती है इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक गोट की तरह। और उसकी जो टेल होती है इट इज़ लाइक लॉयड। वेल देखें हैं कि पहले एक टीम में ये रूल्स हुआ करती थी और रेगुलेशंस हुआ करती थी जो अदर प्लेयर होते थे वो बाल को डिफेंड करने के लिए आगे स्टैंड करते थे। और जो बाकी शॉर्टर प्लेयर होते थे जिनका जो कद होता था वो कदरे कम होता था वो प्लेस करते थे, पर बाकी जो गेम है उसको कंटिन्यू करते थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ ऐसे प्लेयर आते हैं जिसमें एक स्पेशल प्लेयर है जिनको यूनिकॉर्न कहा जाता है, केविन ड्रॉल्ड। वो टालर थे लेकिन वो मतलब वो उनका जो मेन जाम था बाल को काट कर वो भी करते थे और प्लेस भी करते थे। देगर जो बाकी गेम की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा करती थी। इस वजह से उन्होंने रूल को ब्रेक किया। उन्होंने एक नई टेक्निक सेट की, एक नया ट्रेंड सेट किया जिसकी वजह से उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। क्रिकेट की दुनिया में बात करें वाइड बात और T20 ओडीआई, तो यहाँ पे 2 तरह के प्लेयर होते हैं, या एंकर या रिस्क टेकर। एंकर होते हैं जो सेफली खेलते हैं, उनकी एक अच्छी खासी एवरेज होती है और एक मतलब मुनासिब सा स्ट्राइक रेट होता है विच इज़ बेस्ट कंसिडरिंग कि उनका एवरेज उनका मेन काम है वो पूरा हो रहा होता है। दूसरे प्लेयर होते हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है, वो रिस्क टेकर होते हैं। पर्टिकुलर वो एवरेज का इतना ध्यान नहीं देते, स्ट्राइक रेट पे ज़्यादा पंप करती है टीम, उन पे ओवर भी करती है। इस हवाले से क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में ये पोजीशन काफ़ी तौर पर अहम है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर आते हैं जो कि हाई एवरेज और हाई स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसे प्लेयर पाना बहुत ही रेयर है। ऐसा प्लेयर पाना जो कि हाई एवरेज और हाई स्ट्राइक रेट को मेंटेन करे एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के साथ, उसे कहते हैं डेरिड, उसे कहते हैं हेनरिच क्लासन। पिछले 2 साल में जिस तरह से हेनरिच क्लासन ने वाइट बॉल ने मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से डोमिनेट किया, एक शानदार एवरेज के साथ एक अजीज स्ट्राइक रेट को जिस तरह से मेंटेन किया, वो काबिल तारीफ़ है। और उसके लिए यूनिकॉर्न जैसी पार्टनरशिप ने शूट कर। ये बंदा ऐसा था जो कि स्पिन को इस तरह से अटैक करता था लाइक इट्स सेकंड नेचर टू हिम टू डोमिनेट स्पीड ऑफ एनी काइंड। ये बंदा बैक फुट पे स्पिन को शक्ल मार सकता था। ये वो बंदा था जिसकी बैक स्पीड इज बज लाइक सम सॉर्ट ऑफ बजूका। ऐसे लग रहा था किसी एआई की फिटनेस की हेल्प के साथ वो ये बैट स्पीड जनरेट करवाते हैं। ये वो लग रहा था जिसका स्ट्राइक रेट और जिसकी एवरेज दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में होती थी कि कौन ज़्यादा आगे जाएगा, कौन ज़्यादा आगे लेवल पे होगा। 2023 से पहले हेनरिच क्लासन की जो पोजीशन थी उनकी टीम में वो भी गारंटेड नहीं थी। कभी कभार वो ड्रॉप भी हो जाते थे और कभी कभार इनको टीम में उस तरह से रिस्क फैक्टर के तौर पे नहीं लिया जाता। 2023 से लेकर अभी तक हेनरिच क्लासन का जो फेज़ आया था वो इतना शानदार था कि बहुत बड़े बड़े गेम पे एक्सपीरियंस प्लेयर के पास इस तरह का फेज़ नहीं आता। आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें क्या डिफरेंट हुआ। वेल एक चीज़ कुछ ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट हुई थी कि 2022 के बाद वर्ल्ड कप के बाद में एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेला जिसमें वो बहुत अच्छी फॉर्म में आया। उसके बाद उन्हें कंटिन्यूसली अच्छा खेलना स्टार्ट कर दी। जब उन्होंने ये न्यूज़ पढ़ी कि हेनरिच क्लासन रिटायर हो चुके हैं तमाम फॉर्म ऑफ क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट, तो पहले तो थोड़ा सा शॉकिंग था। तो सबसे पहले ये प्रेस से आता कि वो रिटायर हुए को वजह क्या, जो उनने रीज़न साइट किया कि वो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से जो है वो रिटायरमेंट ले रही। तो और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा फैमिली के हवाले से जिसको वो रिस्पेक्ट दे के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो रहे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे काबिल ज़िक्र है कि कुछ मंथ्स कबल और का एक इंटरव्यू आया था जिसमें वो कहना चाहते थे कि वो कंटिन्यूसली अभी साउथ अफ्रीका के साथ कई साल के लिए खेलना चाहते हैं। तो डेफिनेटली भी कुछ ना कुछ ऐसा क्या हुआ होगा इस वजह से उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया। फैमिली की रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली मेक सेंस, बट देयर वुड बी समथिंग रॉक फंडामेंटली विद इन दिस सिस्टम या फिर विद इन हिज प्रायोरिटीज़। अभी आपको तो पता है कि फ्रेंचाइज के प्लेयर्स को पे करते हैं अच्छा, और इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह की पे दी होती। अब आप कहेंगे कि ये लॉयल्टी है, सब चीज़ें हैं, आप अपनी कंट्री से लॉयल रहो, ये है वो है, सब आर्ग्यूमेंट मेक सेंस।
لیکن ایک بات یہ ہے کہ پلیئرز نے اپنی فیملیز کو فیڈ کرنا ہوتا ہے, انہوں نے اپنے بارے میں سوچنا ہوتا ہے, دے obviously have their responsibility towards their family, تو وہ اس کو تو پورا کرے گی کرے گی, دے مسٹ نیڈ ٹو فلفل دیٹ, تو اس لیے وہ لیگس پریفر کریں گے. اب انٹرنیشنل کرکٹ میں جو بجٹ اور جو جس طرح کے ریونیوز پلیئرس کو دیے جاتے ہیں, تو وہ انفارچونیٹلی ایٹ کمپٹیشن ود دا فرینچائز کرکٹ, تو اسی وجہ سے پلیئرس اوبیسلی ہیو دیئر پرائرٹیز سیٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا جو سسٹم ہے اس پہ بھی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں, اور یہ اس ہسٹری کے وہاں پہ ہوتا کیا ہوگا. بٹ ان دا پاسٹ دیر ہیو بی اے لاٹ آف کنٹروورسیز ریگارڈنگ دس سسٹم. ایون جب فاف ڈو پلیسس ریٹائر ہوئے تھے تو ان کو جب ساؤتھ افریقہ کی میڈیا سوشل میڈیا کی ٹیم نے اپریشیٹ نہیں کیا تھا, تب ڈیل اسٹین نے بھی میٹرک کو اٹھایا تھا, اور باقی ساؤتھ افریقہ کے لوگوں نے بھی میٹرک کو اٹھایا تھا کہ وائی ڈزنٹ ہی ایون گیٹ اے مینشن. تو دس کائنڈ آف تھنگس ریئلی آر انفارچونیٹ, کیونکہ رچ کلاسز کا جس طرح سے فارم لگا ہوا تھا, جس طرح سے ان کی اسکلز لیول, جس طرح سے ان کا ٹیمپرامنٹ لیول تھا, تو اٹ ڈزنٹ ریئلی میک سینس کہ وہ ریٹائر کیے ہوئے. تو اٹس ہیو این انفارچونیٹ